हेलो फ्रेंड्स, हम कर्नाटक युद्धों के बारे में चर्चा कर रहे थे। यानी अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के मध्य जो कर्नाटक के युद्ध हुए, 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। हम दूसरे युद्ध की चर्चा कर रहे थे। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है पांडिचेरी की संधि। हम इससे पहले चर्चा भी कर चुके हैं। पांडिचेरी की संधि कब होती है? 1755 में। 1755 में पांडिचेरी की संधि के बाद किसने कहा गोडेहू ने अपने देश की बर्बादी तथा राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किए हैं? पांडिचेरी की संधि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य होती है और इस संधि के तहत ही दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। तो इस संधि के बारे में किसने कहा है, यानी पांडिचेरी की संधि के बाद किसने कहा था कि गोडेहू ने अपने देश की बर्बादी तथा राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब होगा डुप्ले। इसका सही जवाब क्या होगा? डुप्ले, क्योंकि इस संधि की कटु आलोचना की जाती है। इस संधि की कटु आलोचना की जाती है। अगर हम इस संधि की बात करें, इस संधि के तहत एक तो युद्ध समाप्त हुआ और इस संधि के तहत दोनों ही कंपनियों ने, दोनों कंपनी का मतलब जैसे अपन यहाँ लिखे हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी, इन दोनों कंपनियों ने भारतीय राज्यों के, यानी भारत की बात है, भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया कि हम भविष्य में भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी प्रकार इसी संधि के तहत एक दूसरे के जो विजित प्रदेश हैं, इन विजित प्रदेशों को वापस लौटा दिया गया, एक दूसरे के द्वारा वापस लौटा दिया गया। और जो फ्रेंच सेना नायक है जिसका नाम है बुस्सी, फ्रेंच सेना नायक बुस्सी का हैदराबाद में रहना स्वीकार कर लिया गया। हैदराबाद में इसका रहना स्वीकार कर लिया गया। इसी प्रकार हम इस संधि की बात करें, इस संधि के तहत दोनों पक्षों का मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी, दोनों जो पक्ष हैं उन्होंने भारतीय शासकों के द्वारा दी गई पदवी और उपाधि न लेने का आश्वासन दिया। यानी इस संधि का कोई स्थायी परिणाम देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ डुप्ले के द्वारा कहा गया कि गोडेहू ने अपने देश की बर्बादी तथा राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किए हैं। यद्यपि अगर इस संधि की बात करें, इस संधि के तहत कर्नाटक पर तो अंग्रेज़ों का प्रत्याशी नवाब बन चुका है। कर्नाटक का जो नवाब है वो अंग्रेज़ों का प्रत्याशी बना है। हम कल चर्चा कर चुके हैं मोहम्मद अली। तो कर्नाटक पर अंग्रेज़ों का समर्थक नवाब बना हुआ है और हैदराबाद में फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत है। हैदराबाद में किसकी स्थिति मजबूत थी? फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत थी। अब इसका सही जवाब होगा डुप्ले। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में लड़ा गया सप्तवर्षीय युद्ध किस युद्ध का कारण बना? यानी 1756 से लेकर 1763 तक यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया। और ये जो सप्तवर्षीय युद्ध है, तो सप्तवर्षीय युद्ध में यहाँ अंग्रेज और फ्रांसीसी भी भारत में लड़ रहे हैं और यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों में लड़ा जा रहा है। तो सप्तवर्षीय युद्ध किस युद्ध का कारण बना? प्रथम कर्नाटक युद्ध का, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का, तृतीय कर्नाटक युद्ध का और प्लासी का युद्ध का। इसका सही जवाब होगा तृतीय कर्नाटक युद्ध। जैसे ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार संघर्ष है वो पहले कर्नाटक युद्ध का कारण था। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध भारत में ही, यानी कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। और सप्तवर्षीय जो युद्ध है जो यूरोप में लड़ा जा रहा है वो कौन से युद्ध का कारण बनता है? तीसरे कर्नाटक का। और तीसरा कर्नाटक युद्ध यहाँ कब होता है? 1756
1756 से लेकर 1763 तक, 1756 से 1763 तक। अंग्रेजों ने किस वर्ष बंगाल पर अधिकार कर लिया? देखो 1756 में कर्नाटक का तीसरा युद्ध शुरू हुआ और 1757 में कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? यानी इस युद्ध के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। प्लासी का जो युद्ध है, इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने वाटसन की सहायता से प्लासी का युद्ध जीत लिया। यानी प्लासी के युद्ध की बात करें, सिराजुद्दौला को पराजित किया जा चुका है। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। यानी बंगाल जो राज्य है, बंगाल राज्य के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया गया। यद्यपि यह युद्ध एक विश्वासघात से जीता गया, धोखे से, छल कपट से जीता गया था, वो आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद ऑप्शन है 1758। 1758 की यदि हम बात करें, फ्रांसीसियों ने या फ्रेंच की बात करें, फ्रेंच ने सेनापति या फ्रांसीसी सरकार ने सेनापति है काउंट डी लाली को भारत भेजा। काउंट डी लाली को भारत भेजा और इस काउंट डी लाली ने 1758 में क्या किया है? अंग्रेज़ों के अधीन एक किला है जिसका नाम है फोर्ट सेंट डेविड। इस किले पर काउंट डी लाली ने अधिकार कर लिया था। कौन से किले पर अधिकार कर लिया था? फोर्ट सेंट डेविड। और वर्ष क्या है? 1758। वर्ष क्या है? 1758। इसके बाद है 1759। 1759 में सर आयरकूट एक विशाल सेना लेकर के मद्रास पहुंच जाएगा और 1760 में एक युद्ध होगा। युद्ध का नाम होगा वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? वांडीवास का युद्ध। तो इसका सही जवाब होगा 1757। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच सेनापति काउंट डी लाली, फ्रांस सेनापति काउंट डी लाली ने किस वर्ष अंग्रेजों के फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया था? फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया था। तो इसका अभी हम क्लियर कर चुके हैं। इसका सही जवाब होगा 1758। 1758। 1760 में वांडीवास का युद्ध होगा, वांडीवास, और ये युद्ध फ्रांसीसियों के पतन का कारण बनेगा। और 1761 की बात करें, 1761 में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेज़ कहाँ अधिकार कर लेंगे? पांडिचेरी पर अधिकार कर लेंगे। तो इसका सही जवाब होगा 1758। वांडीवास के युद्ध में फ्रांस का सेनापति कौन था? एक तो ये ध्यान रखना है, वांडीवास का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया? 1760 में। लड़ा कब गया है ये? 1760 में। और ये वांडीवास का जो युद्ध है मद्रास और पांडिचेरी के मध्य लड़ा गया था। मद्रास और पांडिचेरी के मध्य स्थित है। ये जो स्थान है ये कहाँ स्थित है? मद्रास और पांडिचेरी के मध्य में स्थित है। और ये युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रेंच। अंग्रेज और फ्रेंच या फ्रांस कह सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि इस युद्ध में फ्रांस का सेनापति कौन था? इस युद्ध में फ्रांस का सेनापति कौन था? तो इस युद्ध में फ्रांस का सेनापति बुस्सी था। इस युद्ध में फ्रांस का सेनापति कौन था? बुस्सी था। और इसे युद्ध के दौरान बंदी बना लिया गया था। इसे युद्ध के दौरान बंदी बना लिया गया था। अगर हम सर आयरकूट की बात करें, ये अंग्रेज सेना नायक है। इस युद्ध में अंग्रेज सेना नायक कौन है? सर आयरकूट। अंग्रेज सेना नायक कौन है? सर आयरकूट। और फ्रांसीसी सेना नायक कौन है? बुस्सी। फ्रांसीसी सेना नायक कौन था? इसमें बुस्सी था। ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। वांडीवास के युद्ध के बारे में किसने कहा
इस युद्ध ने उस भवन को जिसे मार्टिन ड्यूमा और डुप्ले ने बनाया था धूल धूसरित कर दिया, धूल धूसरित कर दिया। यानी वांडी वार्स का युद्ध फिर दोबारा चर्चा कर रहे हैं, कब होता है? 1708 में। ये फ्रांसीसियों के पतन का कारण बना। भारत में फ्रांसीसियों के पतन का कारण कौन सा युद्ध बनता है? वांडी वार्स का युद्ध। तो इस युद्ध के बारे में किसने कहा कि इस युद्ध ने उस भवन को जिसे मार्टिन ड्यूमा तथा डुप्ले ने बनाया था धूल धूसरित कर दिया। इसका सही जवाब होगा मालेसन। विद्वान का नाम क्या है? मालेसन। मालेसन के द्वारा ये कहा गया था, क्योंकि इसी युद्ध के बाद सारे भूभाग खो देता है कौन? फ्रांस। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं वाला पूछा गया है। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया, सही बात है। 1763 में पेरिस की संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कौन सी संधि से होगी? पेरिस की संधि से। अंग्रेजों ने चंद्रनगर के अलावा शेष प्रदेश फ्रांसीसियों को लौटा दिए। पेरिस की संधि के तहत चंद्रनगर पर तो अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, बाकी शेष जो प्रदेश है फ्रांसीसियों को लौटा दिए। और पेरिस की संधि से फ्रांसीसियों का संपूर्ण भारत में प्रभाव स्थापित हो गया। प्रभाव स्थापित नहीं, प्रभाव समाप्त हो गया। प्रभाव स्थापित नहीं हुआ है फ्रांसीसियों का, संपूर्ण भारत में प्रभाव समाप्त हो गया। तो इसका सही जवाब होगा डी। इसका सही जवाब क्या होगा? डी। यानी कौन सा कथन सत्य नहीं है वाला पूछा गया है। तो इसमें इस संधि के तहत यानी पेरिस की संधि के तहत, पेरिस की जो संधि है 1763 में ही, इस संधि के तहत फ्रांसीसियों का भारत में प्रभाव समाप्त हो जाता है। निम्न में से फिजियोक्रेट कौन थे? फिजियोक्रेट कौन थे? मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रेंच व्यापारी, हिंद महासागर के पुर्तगाली समुद्री लुटेरे, बस्ती की रक्षा करने वाले डच सिपाही और अंग्रेज अर्थशास्त्री जो व्यापारिक एकाधिकार के विरुद्ध थे। इसका सही जवाब होगा ए। फिजियोक्रेट कौन थे? फिजियोक्रेट कौन है? मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रेंच जो व्यापारी थे उनको क्या कहा जाता था? फिजियोक्रेट कहा जाता था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व किस युद्ध से समाप्त हो जाता है? इसकी अभी चर्चा कर चुके हैं। वांडी वार्स का युद्ध कब होता है? 1760 में। और इसमें अंग्रेज सेनानायक कौन है? आयरकूट। अंग्रेज सेनानायक कौन है? आयरकूट। और फ्रेंच सेनापति कौन है इसमें? बुस्सी, जिसे बंदी बना लिया गया था। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? यूरोपियों में से इनमें सबसे अंत में आने वाले कौन हैं? सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार उत्तर क्या होगा? डी होगा। कब आए, कौन आए सबसे अंत में? फ्रांसीसी। उत्तर होगा डी। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण क्या था? प्रमुख कारण पूछा गया है। अल्पराज की सहयोग, यानी भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफल रहे, उसकी असफलता का कारण क्या है? विशाल अंग्रेजी सेना, अच्छे ब्रिटिश शस्त्रास्त्र, ब्रिटिश जंगी बेड़ा। इसका वास्तविक जो कारण है वो है अल्पराज की सहयोग, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है। फ्रांसीसी जो कंपनी थी सरकारी कंपनी थी, तो अल्पराज की सहयोग इनकी असफलता का प्रमुख कारण था। एक बार हम तीनों कर्नाटक युद्धों की चर्चा कर लेते हैं। जो तीनों कर्नाटक युद्ध हैं उनकी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम पहले युद्ध की बात करें, मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा। पहला जो युद्ध है वो 1746 से 1748 तक हुआ। पहला युद्ध है 1746 से 1748। और इस युद्ध का जो कारण था वो कारण क्या माना जाता है? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध इसका कारण माना जाता है। और इस युद्ध की जो समाप्ति है वो कौन सी संधि से होती है? ए ला सापल या एक्स ला सापल, एक ही बात है।
और ये संधि कब हुई? 1748 में। 1748 में। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, इस युद्ध का वर्ष क्या है? 46 से 48। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध इसका युद्ध का एक कारण माना जाता है। ये कौन सी संधि के तहत समाप्त होता है? एला सापल की संधि के तहत। और इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? भारतीय नरेशों की दुर्बलता प्रकट हो चुकी है। और इस युद्ध के दौरान ही एक प्रमुख युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम है सेंट थोमे। कौन सा युद्ध लड़ा जाता है? सेंट थोमे अथवा अडियार का युद्ध। सेंट थोमे अथवा अडियार का युद्ध। और ये कब लड़ा जाता है? 1748 में। कब लड़ा जाता है? 1748 में। अगर हम दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें, दूसरा कर्नाटक युद्ध है 1749 से 1754। और इस युद्ध का जो कारण है वो कारण क्या माना जाता है? कर्नाटक और हैदराबाद का उत्तराधिकारी संघर्ष। तो ये ऐसा युद्ध था जो भारत में इसका कारण बना। भारत में इसका कारण बना। और इस युद्ध में यानी 1749 से 54 वाला जो दूसरा कर्नाटक का युद्ध है, इस युद्ध में एक युद्ध होता है जिसका नाम है अंबूर का युद्ध। अंबर या अंबूर का युद्ध। और ये कब होता है? 1749 में। कब होता है? 1749 में अंबूर का युद्ध। ये देखो सेंट थोमे कहीं 1747 दे रखा है, कहीं 1748 दे रखा है। अंबूर का युद्ध 1749 में। इसी युद्ध की यदि हम बात करें, इसी युद्ध के दौरान हमें एक घटना और याद रखनी है, त्रिचनापल्ली का घेरा। ये कौन से युद्ध की घटना है? दूसरे कर्नाटक युद्ध की। और एक इस युद्ध की घटना है अर्काट का घेरा। यानी अर्काट के घेरे से ही क्लाइव की प्रसिद्धि देखने को मिलेगी। और इस युद्ध की जो समाप्ति है, सेकंड युद्ध की बात कर रहे हैं, इस युद्ध की समाप्ति कौन सी संधि से होती है? पांडिचेरी। और पांडिचेरी की संधि कब होती है? 1755 में। 1755 में। और ये युद्ध अनिर्णायक माना जाता है, लेकिन अंग्रेज़ों का पलड़ा इसमें भारी रहा। इसके बाद हम तीसरे युद्ध की बात करें, तीसरा कर्नाटक का युद्ध कब लड़ा गया? 1756 से 1763। और ये जो युद्ध है, ये कौन से युद्ध की वजह से भारत में होता है? सप्तवर्षीय युद्ध। कौन से युद्ध की वजह से? जो यूरोप में लड़ा जा रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध, उसकी वजह से हुआ। और इस युद्ध में कौन सा युद्ध होता है? प्रसिद्ध युद्ध होता है वांडी वांस का युद्ध। वांडी वास का युद्ध। और ये युद्ध कब लड़ा जाता है? 1760 में लड़ा जाता है। और ये एक निर्णायक युद्ध होता। ये कैसा युद्ध है? एक निर्णायक युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का भारत से एक तरीके से व्यापारिक एकाधिकार यानी फ्रांस की स्थिति धीरे धीरे खराब हो जाती है, फ्रांसीसियों का अंत हो जाता है, इतना कह सकते हैं अपन। और इस युद्ध की जो समाप्ति है वो 1763 की कौन सी संधि से होती है? पेरिस की संधि से। 1763 की पेरिस की संधि से होती है। और 1761 में यदि हम बात करें, अंग्रेज़ों ने कहाँ अधिकार कर लिया था? पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया था। तो ये तीन कर्नाटक के युद्ध हैं, प्रथम कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक, तृतीय कर्नाटक। इन युद्धों में सफल होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर लेती है। इसके बाद हम नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, यानी क्षेत्रीय राज्यों का उदय, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल का उदय। बंगाल का उदय, अवध का उदय, आंग्ल मैसूर संघर्ष और प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इन पे हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।